हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथ के अनसॉल्व का सेट 1 करेंगे और सेट 1 में हम सब क्वेश्चन नंबर 23 से करेंगे। ठीक है गाइस, तो यह जो है आपका सेट 1 का पार्ट 3 वीडियो है। ठीक है, और अगर आप इसके पहले के वीडियो नहीं देखे यानी पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं, वहां से क्लिक करके जाकर देख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आइए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, दिखाई दे रहा है ना। तो क्या लिखा हुआ है देखिए, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। एक बार जो है अनसॉल्व से भी क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं, दिखाई दे रहा है गाइस, इसलिए नजदीक कर देते हैं कि ज्यादातर बच्चे कहते हैं दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो यानी आपकी क्वालिटी कम है। क्वालिटी को कम से कम 360 पे करके देखिए। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। यानी ये आपका दो समीकरण है यानी। ठीक है, इतना इतना दिया है, सब ये लिख लिए हैं। उसके बाद इसके बाद अथवा एक क्वेश्चन, यह जो है 6 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का क्वेश्चन है? 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं गाइस। तो देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ तक आपका एक समीकरण दिया हुआ है, फिर यहाँ से अलग एक दूसरा समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो पहले 3 का x में गुणा करेंगे, यानी यहाँ पर कुछ नहीं चिन्ह है, यानी गुणे का चिन्ह होता है। 3 का x में गुणा करेंगे तो ये आपका 3x हो जाएगा। यहाँ से हल लिख लीजिए कि पता चले हम सब सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 3x हो गया, बट सॉरी गलत, इस 3 का गुणा करेंगे तो 3x होगा ना। तो 3x होगा, बटे में 2 है तो हम 2 को लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पहले ही कट गया। देखिए जहाँ गलती होता है वहाँ तो कट ही जाता है। ठीक है, अब देखिए माइनस में चिन्ह, माइनस 5 का गुणा होगा y में, यानी 5y हो जाएगा हमारा। बटे में क्या है 3 है तो हम 3 कर देते हैं, इक्वल टू -2 हमने लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ना। अब देखिए इस 3 का इधर गुणा कर, 3 गुणा करिए, 3 गुणा करिए या एलसीएम निकाल लीजिए, बात तो एक ही होता है। ठीक है, तो 3 गुणा करेंगे, 3 त्रिक का 9x हो जाएगा हमारा। ठीक, अब देखिए इसका इधर गुणा करेंगे तो बीच में माइनस, तो माइनस 5 दूना 10y हो जाएगा। ठीक है, बटे 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 3 6। ठीक, इक्वल टू ये क्या, -2, तो -2 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए 9x माइनस में 10y लिख दिए। अब 6 का जो है इधर भेजेंगे जब, तो ये -2 से गुणे में जाएगा। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पर बटे 1 कर दें, कुछ नहीं है तो बटे 1 कर दें, तो इधर इधर गुणा हो जाएगा और इधर इधर गुणा हो जाएगा, इधर इधर गुणा होगा तो यही मिल जाएगा। और 6 का गुणा -2 में करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 6 दूना 12, -12। इसको हम समीकरण फर्स्ट ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ना गाइस। अब यहाँ से हम देखते हैं क्या करते हैं। अब इसका 3 गुणा करिए, इसका इधर इसका इधर, तो 2x हो जाएगा और ये +3y हो जाएगा। बटे में इसका इधर करेंगे, हर का हर में गुणा करेंगे, यानी 6 हो जाएगा। इक्वल टू इधर है आपका 13/6 है। ठीक है, अब इसका इधर गुणा कर दीजिए और इसका इधर गुणा करेंगे, 2x का 6 में करेंगे तो 12x हो जाएगा। सॉरी, गुणा मत करिए। ठीक है, गुणा करने से बेहतर ये है कि दोनों के हर समान है तो यह जो है कट जा रहा है, हर जो समान है तो यह कट जा रहा है आपका आसानी से। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या मिला, इसको काट दीजिए। ठीक है, यहाँ पर 2x + 3y मिल गया, इक्वल टू इधर क्या है हमारा 13 है तो 13 हो गया। इसको हम समीकरण 2 ले लेंगे, यानी समीकरण फर्स्ट और सेकंड हमारा मिल गया। इसको हम विलोपन विधि से बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बट इसमें एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है देखिए, इसका जो x अक्ष का, यानी जिसमें 2 चर है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण है यानी। ठीक है, इसमें x वाली को देखिए गुणांक अलग है, इसमें y का गुणांक 3 है, प्लस में 3 है, y का गुणांक माइनस में 10 है, यानी कुछ मिल नहीं रहा। तो विलोपन विधि से कैसे करेंगे? अगर देखिए समीकरण फर्स्ट में अगर हम 2 से गुणा कर दें तो हमारा हो जाएगा 9 दूना 18x ये हो जाएगा। ठीक है, और इसमें अगर समीकरण 2 में अगर हम 9 से गुणा कर दें तो यहाँ से 9 दूना 18 ये भी हो जाएगा, यानी 18x मिल जाएगा। तो आसानी से हम काट के x y का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक पेज और ले लेते हैं। ठीक है गाइस, तो आइए लिख देते हैं कि इसमें कितना गुणा करना वो लिख देते हैं। तो हम यहाँ से समीकरण फर्स्ट में किससे गुणा कर रहे हैं, 2 से। समीकरण फर्स्ट में 2 से, ठीक है, तथा समीकरण सेकंड में 9 से।
से गुणा करने पर हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। दिखाई दे रहा है समीकरण फर्स्ट क्या है, इसमें जब हम 2 से गुणा करेंगे 9 दूना 18x हो गया, ठीक है, माइनस तो माइनस, फिर 2 से गुणा करेंगे तो ये आपका 10 दूना 20 हो जाएगा, यानी 20y, ठीक है, इक्वल टू, इसमें जब 2 से गुणा करेंगे तो 12 दूना 24 होता है, तो माइनस में क्या हो जाएगा 24, चिन्ह को लेकर चलना है। अब देखिए समीकरण सेकेंड में जब 9 से गुणा होगा तो आपका 9 दूना 18x हो गया, और क्या है यहाँ पर प्लस है तो हमने प्लस लिखा। उसके बाद देखिए 9 से जब गुणा करेंगे 3 में 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 27y हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ना। अब देखिए इक्वल टू, ये क्या है 13, 13 में जब 9 से गुणा होगा तो आपका क्या हो जाएगा 117 हो जाएगा, 117, चिन्ह क्या है आपका प्लस है तो प्लस। अब कोई दिक्कत नहीं, अब इसको हम विलोपन विधि से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या करेंगे, घटाने पर करेंगे, क्योंकि इसका चिन्ह नीचे वाले के बदलेंगे तभी तो कटेगा। घटाने पर घटाते हैं, नीचे वाला का चिन्ह बदल गया, यहाँ पर इसका प्लस है तो इसका भी माइनस, इसका भी प्लस, इसका भी माइनस। ये 18x जो था प्लस में था, ये भी माइनस हो गया, यानी 18x से 18x कट गया। अब देखिए माइनस में भी जुट जाएगा चिन्ह लेकर, माइनस आपका 20 और 27 हो जाएगा 47, 47y इक्वल टू, इसका भी चिन्ह माइनस, इसका भी चिन्ह माइनस, माइनस चिन्ह रख देंगे, जोड़ लेंगे दोनों को, क्योंकि चिन्ह तो समान है हमारे ना, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 141 हो जाएगा। जोड़ लीजिए, देख सकते हैं, 7 और 4 7 जोड़ेंगे तो 11 का एक हासिल मिला, एक, ठीक है, 2 3 हासिल, एक 4 और एक है यहाँ पर 41, ठीक है, माइनस से माइनस कट गया और y इधर रहेगा, इक्वल टू 47 को उधर भेजेंगे, 141 बटे में जाएगा ये आपका 47, ठीक है, और 47 से जो है 141 कट जाएगा, 47 से कम 47, 47 यहाँ आपका 141, यानी y इक्वल टू आपका 3 मिल गया। y का मान हमारा क्या मिल गया, 3 मिल गया, और इसी y के मान को हम समीकरण फर्स्ट में रख देंगे तो हमको बहुत ही आसानी से x का भी मान मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं y का मान, समीकरण दिखाई दे रहा है आप सबको, समीकरण फर्स्ट में रखने पर रख देते हैं गाइस। समीकरण फर्स्ट आपका यही है, यही है ना, यही है ना, दिखाई दे रहा है आप सबको, समीकरण फर्स्ट दिखा रहे हैं क्या, 9x है तो 9x आपका रहेगा, और क्या माइनस 10y है, 10y का मान क्या मिला हमको 3, तो हम गुणे 3 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, इक्वल टू क्या है -12, तो हम -12 लिख दिए। अब देखिए सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो ये आपका 9x रहेगा, माइनस में 10 का गुणा 30 में, 10 का गुणा 3 में होगा, 10 3 30 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस में 12, 30 को उधर भेज देंगे तो 9x इक्वल टू 30 उधर जाएगा, प्लस में 30 हो गया, इधर क्या है -12 लिख दिए। 9x इक्वल टू 30 में से अगर हम 12 को घटाते हैं तो हमारा क्या मिलता है, 30 में से अगर हम 12 को घटाएं तो 18 मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा ना, हाँ सही है, 18 ही मिलेगा। 9 को उधर भेजेंगे तो x इक्वल टू 18 बटे 9 हो जाएगा, 9 एक कम 9, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 2 बार में कट गया, x इक्वल टू 2 मिल गया, x का मान 2 मिल गया, y का मान 3 मिल गया, यही हमको निकालना था। अतः यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, अतः दिखाई दे रहा है गाइस, अतः क्या लिखेंगे, x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू 2 मिला है, कामा y इक्वल टू 3 मिला है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया बेहतर तरीके से कि नहीं, बहुत बेहतर क्वेश्चन था आपका, 6 अंक में क्वेश्चन इतना आसान दे दिया, हमेशा देता है इसमें का क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि इसके बाद में नहीं देगा, आपका ऐसा ही क्वेश्चन देगा, अगर दूसरा रहेगा कोई दिक्कत नहीं, अगर यही क्वेश्चन रहेगा तो और हमारे हम सबके लिए बेहतर होगा, ठीक है। अब हम सब सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो इसका 23 का जो अथवा दिया है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 का अथवा करके जो क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को आप देखिए, लिख दिए, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। देखिए किसमें से पूछा है, यह जो पूछा है आपका समांतर श्रेणी से पूछा है, ठीक है। और यह क्वेश्चन हम सब बहुत बेहतर से सॉल्व कर किए हैं जब चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। और यह क्वेश्चन जो है आपका
प्रश्नावली किसमें था आपका 5.3 में था आपका। ठीक है, तो अगर आप राजीव प्रकाशन जी के बुक से हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ते हैं तो आप सबके लिए क्वेश्चन बहुत आसान होगा, और जो कि आपका 6 अंक में पूछ लिया है। ठीक है, बेहतर क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए। तो अगर राजीव प्रकाशन जी के बुक से नहीं पढ़ते हैं तो इस चैनल के माध्यम से पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है उसमें। ना मनोहरी प्रकाशन जी के बुक में उतना क्वेश्चन है, ना एनसीईआरटी बुक में है, किसी बुक में भी नहीं है। ठीक है, जितना राजीव प्रकाशन जी के बुक में क्वेश्चन दिया है। ठीक है, समझ लीजिए, मेरी बातों को पढ़ लीजिए। अभी टाइम है, अभी तो आपका क्या चल रहा है, अभी आपका अगस्त है, यानी आपका सितंबर चलने वाला है। ठीक है, तो बात मेरी मानिए, राजीव प्रकाशन जी के बुक के सभी क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आप समझ लीजिए पूरा कंप्लीट तैयारी हो गया। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या है आपका, प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी जो हमसे कहा है, हल करते हैं। ठीक है, हमसे कहा है कि 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी यस 51 हमसे क्या करने के लिए कह रहा है, ज्ञात करने के लिए कह रहा है। और हमको दिया क्या है, दिया जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। यानी दूसरा पद जिसको हम किससे लिखते हैं, A2 से लिखते हैं। किससे, A2 से। और तीसरे पद को किससे लिखते हैं, A3 से लिखते हैं। यानी दूसरा पद हमारा 14 दिया है, तो A2 इक्वल टू हमारा 14 दिया है। ठीक है, कामा, उसके बाद A3 हमारा कितना दिया है, A3 इक्वल टू हमारा कितना दिया है, वह दिया 18। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को कि नहीं। ठीक है, अब देखिए हमको ज्ञात करना है S1, यानी समांतर श्रेणी के पदों का योग ज्ञात करने के लिए कह रहा है। यानी उसके लिए जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन अपान टू, समांतर श्रेणी के पदों के योगफल ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला होता है, एस एन इक्वल टू एन अपान टू 2a प्लस एन माइनस 1d। इसमें से देखिए किसका किसका मान ज्ञात करना रहेगा, एन का मान ज्ञात करना है। तो एन का मान तो दिया है, 51 पदों का योग ज्ञात करना है, एन का मान तो आपको दिया है। ठीक है, एन का मान हो गया 2a का मान ज्ञात करना है और डी का मान ज्ञात करना है। इन दोनों का अगर मान ज्ञात हो जाता है तो ये बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे ज्ञात होगा आपका, देखिए इन दोनों से ही ज्ञात होगा। A2 को हम क्या लिख सकते हैं, समांतर श्रेणी में हम पढ़े थे, A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2 से 1 कम क्या होता है, 1 होता है ना। 2 दिया है, A2 है, 2 से 1 कम क्या होता है, 1 होता है। तो हम D लिखेंगे, यानी 1D हो जाएगा। D सिर्फ लिख सकते हैं। इक्वल टू क्या दिया है, 14। तो हमने 14 रखा, इसको लिया समीकरण फर्स्ट। अब इसको देखिए, A प्लस 3 से 1 कम क्या होता है, 2 होता है। तो हम लिखेंगे 2D इक्वल टू क्या क्या है, 18। इसको हम ले लेंगे समीकरण 2। अब इससे हम ज्ञात करेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, फर्स्ट व सेकेंड से समीकरण फर्स्ट क्या है, A प्लस डी इक्वल टू 14। समीकरण सेकेंड क्या है, A प्लस 2D इक्वल टू क्या है, 18 है। घटाने पर करेंगे क्योंकि चिन्ह बदलना है, घटाने पर। ठीक है, घटाते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में हो जाएगा, प्लस माइनस कट गया। अब देखिए प्लस डी और माइनस डी, 2D कौन अधिक है, -2D। कितना अधिक है, -D अधिक है, -D। अगर 2D में से घटाएंगे 1D, ये प्लस में है ना, तो भी घटाएंगे तो 1D तो बचेगा, लेकिन माइनस में, क्योंकि माइनस वाला बड़ा था हमारा। अब देखिए 14 है और ये माइनस में 18 है, कौन अधिक है, -18 अधिक है। कितना अधिक है उससे, -4 अधिक है। ठीक है, माइनस से माइनस कटा, D इक्वल टू हमको मिला 4, यानी सारा अंतर हमारा 4 मिला। D का मान जो हमको 4 मिला। अब हम ज्ञात कर लेते हैं A का मान। D के मान से समीकरण फर्स्ट में रख दें, D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, D का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं तो देखिए क्या मिल जाएगा। A है यहाँ पर, A प्लस D है यहाँ पर, D का मान क्या है, 4। तो हमने 4 को रख दिया इक्वल टू 14। 4 को उधर भेज देंगे, A इक्वल टू 14, 4 उधर जाएगा, माइनस में 4 हो गया। A इक्वल टू 14 में से 4 घटा आपका बचा 10। A का मान क्या मिल गया, 10। यानी प्रथम पद हमको 10 मिल गया और इसका सार अंतर D यानी 4 मिल गया, 4 मिल गया। तो अब बहुत ही आसानी से हम क्या ज्ञात कर लेंगे, 51 पदों का योग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो 51 पदों का योग ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला पदों का
योग, सॉरी ऐसे नहीं, तो हमको जो जो मिला वो लिख लें, क्या लिख लें? कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। पदों का योग, 51 पदों का योग, 51 पदों का योग, योग ठीक है, 51 पदों का योग। ठीक, फॉर्मूला क्या लगेगा? यस एन इक्वल टू, फॉर्मूला दिखाए हैं एन अपान टू, फिर कोष्टक में क्या होता है, बड़े कोष्टक में 2a, ठीक है, प्लस n-1, ठीक है, फिर कोष्टक बंद, फिर d होता है, नहीं दिखाई दे रहा है, कर दिया, ठीक है। फिर क्या करते हैं, कोष्टक बड़ा कोष्टक बंद, अब मान को रख दीजिए। यस एन का मान क्या है? 51, 51 पदों का तभी तो योगफल होगा, यस 51 हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू एन का मान क्या है? 51, 51 बटे में क्या है? 2, तो हमने 2 को रख दिया, बड़ा कोष्टक 2 गुड़े ए का मान क्या है हमारा? ए का मान 10 है, तो हमने 10 को रख दिया। ठीक, n-1, एन का मान क्या है? 51, 51, ओहो 51 - 1 किया, ठीक है। डी का मान क्या है? 10 है ना, डी का मान क्या है? 4 है हमारा, 4 है ना, तो हम 4 को रखेंगे, 4, कोष्टक क्या करते हैं? बंद। अब करते हैं सॉल्व इसको, ठीक है, यानी यस 51 ऐसे ही रहेगा इक्वल टू, क्योंकि हमको यस 51 ज्ञात ही करना है, 51 पदों का योगफल, ठीक है। यस 51 ऐसे ही रहेगा, फिर 51 बटे 2 को ऐसे ही रहने दीजिए अभी। ठीक, अब पहले कोष्टक को सॉल्व करते हैं, कोष्टक को सॉल्व करेंगे, अब 2 का गुणा 10 में करेंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है। अगर देखिए 20 हो गया, अब एक कोष्टक को देखिए, इस कोष्टक को सॉल्व करिए, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अगर 51 में से 1 को घटा देंगे 50 बचेगा, और 50 का गुणा अगर 4 में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है चिन्ह प्लस होता है, तो यहाँ पर चिन्ह हमने भूल गए हैं, यहाँ पर प्लस चिन्ह लिख लीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। ठीक, 51 में से 1 घटा 50, 50 का गुणा 4 में 200 हमारा हुआ। ठीक, कोष्टक बंद, यस 51 इक्वल टू 51 बटा 2 को रहने दीजिए, ठीक है। अब कोष्टक को सॉल्व करिए, यहाँ पर गुणे का चिन्ह है, यानी गुणे का चिन्ह हो जाएगा। 200 और 20 को और 200 को जोड़ेंगे 220 हो जाएगा, ठीक है। 2 से कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 से 11 बार में 22 कटेगा, 1 0 बचेगा, यानी यस 51 इक्वल टू 51 बचा यहाँ पर, और गुणे में यहाँ पर क्या बचा? 110 बचा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो यस 51 इक्वल टू 51 और 110 का गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? 5610 मिल जाएगा। गुणा करके आप देख सकते हैं 5610 मिल जाएगा, और यही जो आंसर हो जाएगा। अतः करके आप लिख सकते हैं कि क्या लिखेंगे? 51, अतः 51 प्रथम लिखेंगे, अतः प्रथम, सॉरी लिखेंगे अतः प्रथम 51 पदों का योग 5610 होगा। क्या होगा? 5610 होगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। अब आते हैं हम सब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 24, क्वेश्चन नंबर 24 को देख सकते हैं, ठीक है। क्या है आपका? 6 अंक में पूछा गया, इतना छोटा क्वेश्चन, ठीक है, बट सबके लिए छोटा क्वेश्चन नहीं है। जो इसको समझ रहे हैं, या तो जो इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, उसके लिए क्या हो गया? छोटा क्वेश्चन हो गया। इतना बेहतर से हम सब समझेंगे कि यह क्वेश्चन जो बहुत छोटा हो जाएगा और बहुत ही आसान लगेगा कि 6 अंक में इतना छोटा क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़िए, क्या है आपका? एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है। एक मीनार है हमारा, सबसे पहले हम चित्र को ही बनाएंगे। जो चित्र को बना लेगा वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। क्या कर रहा है क्वेश्चन? एक मीनार के ऊपर एक झंडा है, तो पहले तो हम एक मीनार बना लिए, ठीक है। ये हमारा क्या है? एक ये हमारा मीनार है, ठीक है। अब इसके ऊपर एक झंडा गाड़ देते हैं, मीनार के ऊपर, ठीक है। यहाँ तक है मीनार, यहाँ से एक झंडा गाड़ते हैं। यहाँ से जब एक झंडा हम गाड़ते हैं तो यहाँ तक एक झंडा हुआ, ठीक है। ये आपका समझ लीजिए झंडा है। झंडा हमने गाड़ दिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है? मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर, ये तो आपका यहाँ तक मीनार है ना, ये जो है आपका यहाँ से यहाँ तक जो है मीनार है। क्या हमारा? मीनार है। तो मीनार के आधार से, मीनार का आधार यही होगा जो जमीन होता है, वहां से
ये आधार से 10 मीटर की दूरी पे, हमने यहाँ तक मान लिया कि 10 मीटर की जो है दूरी है, 10 मीटर की दूरी, 10 मीटर की दूरी है, ठीक है। कि दूरी पर मीनार तथा झंडे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। यानी ये जो मीनार का उन्नयन कोण बनेगा यहाँ से, ठीक है, मिला लें इसको, उन्नयन कोण ऐसे ही बनता है ना, ये मीनार का उन्नयन कोण यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। मीनार का उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 45 अंश, 45 अंश बना, ठीक है। और ये जो है झंडे का क्या करा, झंडे के शिखर के उन्नयन को, इसको भी यही मिलाएंगे, किसी भी तरीके से यही मिला लेते हैं ताकि हम सब के लिए बेहतर रहेगा। मिला लेते हैं पहले, उसके बाद समझते हैं। ओहो, बिल्कुल अच्छे से मिलाइएगा आप सब। यहाँ पर मिल गया, समझ लीजिए। यह जो कोण बनाएगा ये पूरा बनाएगा, पूरा पूरा कोण बनाएगा। ये 45 अंश सिर्फ और सिर्फ इतना बनाया। अब जो ये कोण बनाएगा ये पूरा कोण बना रहा है कितना, 60 अंश बना रहा है। कितना, 60 अंश बना रहा है। क्वेश्चन देखे कि नहीं देखे, 60 अंश बना रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन को हम समझ लिए, ठीक है। 60 अंश जो बना रहा है, अब इसका नाम दे देते हैं। इसमें 2 त्रिभुज है, यहाँ पर इसका नाम ए दे देते हैं और इसका नाम बी और इसका नाम सी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से जब हम झंडा गाड़े हैं इसका नाम डी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो त्रिभुज क्या है, ए बी डी एक त्रिभुज हो जाएगा और एक त्रिभुज ए बी सी हो जाएगा। 2 त्रिभुज है इसमें, ठीक है। हमको ज्ञात क्या करना है, हमको कह रहा है कि झंडे की लंबाई, यानी ये जो है झंडा यही है, यहाँ से यहाँ तक जो हमारा झंडा है, झंडा जो है, झंडे की लंबाई यानी झंडा यही है। तो झंडे की लंबाई हम क्या ले लेते हैं, एच ले लेते हैं। अभी पता नहीं है झंडे की लंबाई, ठीक है। हमने झंडे की लंबाई के कितना ले लिया, एच ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। झंडे की लंबाई हमने एच ले लिया, उसके बाद हमसे झंडे के ही यानी एच को ही ज्ञात करना है। तो माना, सबसे पहले इसको हल करेंगे तो लिखेंगे माना झंडे की ऊंचाई, झंडे की लंबाई क्या है क्वेश्चन में भी, झंडे की लंबाई, झंडे की ऊंचाई, बात तो एक ही होगी, ठीक है। झंडे की ऊंचाई कहना चाहिए थे बट लंबाई क्या है, कोई दिक्कत नहीं। झंडे की ऊंचाई हम ले लेते हैं क्या, बराबर एच ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए झंडे की ऊंचाई कब निकलेगी, ठीक है, कब निकलेगी आपकी झंडे की ऊंचाई, अगर हम आपको बता दें। देखिए पहले आपको निकालना पड़ेगा मीनार की ऊंचाई, ठीक है। मीनार की जब ऊंचाई आप निकालेंगे तभी आपकी झंडे की ऊंचाई निकल पाएगी, नहीं तो नहीं निकल पाएगी, ठीक है। तो आइए मीनार की ऊंचाई हम सब ज्ञात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन समझने में जितना टाइम लगेगा, इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो उतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। मीनार की ऊंचाई अगर हम ज्ञात करेंगे तो कोण ए बी डी में चलेंगे, ठीक है। चूंकि त्रिभुज ए बी डी में, कोण में नहीं, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में हम देख रहे हैं क्या, कोण ए पर जब 45 अंश कोण बन रहा है, यहाँ पर 45 अंश बन रहा है और ये मीनार का ज्ञात करना है, यानी ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ठीक है। यानी लंब हमको ज्ञात करना, आधार हमको दिया है। तो जब इसको कोण लेंगे तो टेन थीटा बनेगा, क्योंकि टेन थीटा में ही लंब बटे कर्ण होगा। तो टेन थीटा इक्वल टू लंब कितना हमारा बी डी है, तो हमने बी डी को रखा और जो हमारा आधार क्या है, ए बी है, तो ए बी हमने रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो टेन थीटा का मान क्या है, 45 अंश इक्वल टू जो है बी डी कितना है, ये बी डी हमारा बी डी ही रहेगा, क्योंकि बी डी हमको ज्ञात करना। बट्टे में क्या है हमारा, ये जो ए बी है ये दिया 10 मीटर। टेन 45 अंश का मान 1 होता है तो हमने 1 रख दिया, इक्वल टू ये क्या है, बी डी बटे में 10 का गुणा 1 में होगा तो आपका 10 ही रहेगा, यानी बी डी, यानी 10 का गुणा 1 में होगा 10 इक्वल टू बी डी। इसको सीधा लिख लीजिए, बी डी इक्वल टू 10, यानी बी डी जो हमको मिला, मीनार की ऊंचाई जो हमको मिला 10 मीटर मिला। क्या मिला, ए भी हमारा 10 मीटर मिला, कोई दिक्कत नहीं, इसको मीटर में लिख लीजिए। अब देखिए अब हमको क्या ज्ञात करना है, अब हमको झंडे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ये मीनार की ऊंचाई पता चल गई, अब आसानी से झंडे की ऊंचाई पता चल जाएगी। तो हम त्रिभुज किसको लेकर चलेंगे, त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे, त्रिभुज ए बी सी में। देखिए त्रिभुज ए बी सी में जब हम कोण इसको लेंगे तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा।
और ये वाला जो है आधार हो जाएगा। ठीक है, तो टेन थीटा में आता है लंब बटे आधार। टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका सी डी प्लस ये आपका बी डी बटे में क्या हो जाएगा, ये आपका ए बी, क्योंकि यह जो है पूरा जो लंब हो जाएगा, पूरा सी डी और आपका बी डी सब लंब हो जाएगा ना। तो अब यहाँ से टेन थीटा, थीटा का मान क्या है 60 अंश, तो हम 60 अंश रखेंगे, दिखाई दे रहा है ना, इक्वल टू सी डी का मान, सी डी का मान हमारा एच है, हमने एच माना है ना झंडे की ऊंचाई, यानी सी डी का मान एच है तो हम एच रखते हैं, प्लस बी डी का मान 10 मीटर मिला तो हम 10 मीटर रखेंगे। 10 बटे में आपका ए बी का मान भी 10 है तो हम 10 मीटर रख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए टेन 60 अंश का जो मान होता है वह क्या होता है, √3 होता है, तो हमने √3 रख दिया इक्वल टू एच प्लस 10 बटे में क्या है आपका, यह जो है 10 है, क्या आपका है 10, तो 10। अब देखिए इसके बटे में कुछ नहीं यानी 1 रख देते हैं, इसका इधर गुणा तिर्यक और इसका इधर गुणा करेंगे तो इसका इधर करेंगे तो ये जो आपका एच प्लस 10 हो जाएगा, और बराबर 10 का √3 में करेंगे तो 10 √3 हो जाएगा। ठीक है, अब 10 को फिर उधर भेज देंगे तो यानी एच इक्वल टू आपका 10 उधर जाएगा तो 10 √3 है, 10 √3 तो है, 10 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी आपका 10 जब उधर जाएगा, एच है इधर, 10 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, ठीक है, तो एच जो ये 10 है प्लस 10 तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 10, तो माइनस में आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एच इक्वल टू, अब इसके बाद भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 10 यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10, 10 कॉमन ले लेते हैं, इसमें से 10 कॉमन ले लेंगे तो कोष्टक में क्या बचेगा, √3 यहाँ पर बचेगा, यहाँ से 10 कॉमन आया तो -1 बचा। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करते हैं तो एच इक्वल टू जो है आपका, ठीक है, क्या होगा, ये तो आपका 10 रहेगा ही। ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा है क्या गाइस, 10 तो रहेगा ही। √3 का मान क्या होता है, तो √3 का मान होता है 1.732 होता है, 732 होता है, और क्या करेंगे -1 तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो एच इक्वल टू 10 इंटू कोष्टक को सॉल्व करेंगे, 1.732 में से 1 घटा देंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, 0 यहाँ पर बचेगा, 0.732 बचेगा। तो एच इक्वल टू 10 का गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1.732 मिलेगा। क्या मिल जाएगा, 7 मिलेगा, 7 से गुणा होगा, 10 से गुणा होगा तो 7.32 मिलेगा आपका, 7.32 मिलेगा आप हमको। यही हमारा एच का मान मिला, यानी झंडे की ऊंचाई हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अतः करके लिख सकते हैं, अतः झंडे की ऊंचाई, ठीक है, अतः झंडे की ऊंचाई 7.32 होगा। ठीक है, 32 होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है गाइस, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है जो आपका 24 का अथवा पर आते हैं, यानी 24 नंबर क्वेश्चन 24 था, या इसके बाद अथवा जो उसका दिया उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का अथवा करके जो क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है 25 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से खंभे के ऊपर सिरे और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को समझें, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 50 मीटर की ऊंची मीनार है, यह जो यहाँ पर एक मीनार है, एक मीनार है। ठीक है, ये 50 मीटर ऊंची मीनार है। ठीक है, तो 50, इसका आधार भी कुछ होगा बट इसमें दिया नहीं है। ठीक है, आधार भी कुछ होगा। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, चोटी से खंभे के ऊपरी सिरे पर, यहाँ पर एक खंभा है, यहाँ पर एक खंभा है, ये जो मीनार की चोटी है, यहाँ से इस चोटी के ऊपरी सिरे से आधार का अवनमन कोण क्रमशः 45 अंश, यानी इसका ऊपरी सिरे से मिला देंगे। ठीक है, इसका यहाँ पर ये मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा, और यहाँ पर जो कोण बन रहा है, वह बन रहा है 45 अंश का।
ठीक है, कितना बन रहा है 45 अंश का। और इस सिरे से यानी चोटी के अवनमन कोण से, ठीक है, चोटी के जो ऊपरी वाला कोण है, ठीक है, यहाँ से तो मिलेगा ही ना, इसके जो ये आपका लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, इससे तो मिलेगा ही। यानी एक कोण यहाँ पर बन रहा है, तो ये कितने अंश का बन रहा है, ये जो बन रहा है हमारा 60 अंश का बन रहा है। कितने अंश का, 60 अंश का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका हम नाम दे देते हैं, नाम दे देंगे ए बी सी डी, और इसका हम नाम ई दे देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ना। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं बहुत बेहतर को तरीके से। कुछ इसमें ले लेते हैं, क्या इस भुजा की जो लंबाई हम ले लेते हैं यक्स, इसका पता नहीं है आधार का जो है आपका यक्स ले लेते हैं, तो ए भी जो रहेगा तो ए भी आपका क्या हो जाएगा, ए वाला इसी भुजा ए भी यक्स हो जाएगा। इसको हम एच ले लेते हैं, यानी यही हमको ज्ञात करने के लिए, खंभे की ऊंचाई हमसे ज्ञात करने के लिए कहा। जब इतना एच ले लेंगे तो इतना भी आपका एच हो जाएगा। और टोटल इस मीनार की जो ऊंचाई दिया है, इस मीनार की ऊंचाई डी से लेकर बी तक, डी से लेकर बी तक मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई जो दिया 50 मीटर। कितना दिया है, 50 मीटर। ठीक है, 50 मीटर दिया है, तो इस इतना का एच हो गया, तो इतना का भी एच होगा। तो बट इतना का कितना होगा, टोटल का एच होगा, तो टोटल का 50 मीटर है, तो इतना का अगर हम ज्ञात करते हैं तो इतना का ज्ञात हो जाएगा। क्या आपका BC अगर ज्ञात करेंगे तो इस खंभे की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। तो कैसे ज्ञात होगा, अगर देखिए 50 माइनस, यानी इसका जो ऊंचाई क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 50 माइनस एच, 50 माइनस क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, या DC की ऊंचाई हो जाएगा, क्योंकि BC की ऊंचाई इसके खंभे की ऊंचाई के बराबर होगी। सही है, समझ में आया कि नहीं आया। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हल लिखते हैं। ठीक है, माना, क्या मानेंगे, माना खंभे की ऊंचाई h मीटर, खंभे की दिखाई दे रहा है ऊंचाई बराबर h मीटर। कोई दिक्कत है, खंभे की ऊंचाई हमने h मीटर मान लिया। तो इसके बाद हम किस त्रिभुज में चलते हैं, हम त्रिभुज ECD में चलते हैं। ठीक है, त्रिभुज ECD में चलते हैं। तो त्रिभुज ECD में आप देख सकते हैं कि यहाँ जब कोण बनेगा तो ये आपका लंब और ये आधार हो जाएगा। तो आधार x है, लंब आपका इतना है 50 माइनस एच, तो लंब बटे आधार किस में होता है, tan थीटा होता है, यानी tan 45 अंश लेंगे। तो tan थीटा, तो आप लिख सकते हैं या तो tan थीटा इक्वल टू क्या है, लंब क्या आपका DC है, हम DC लिखेंगे, DC बटे आधार क्या हमारा EC है, तो हम EC लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। tan थीटा का मान क्या है, 45 है ना, थीटा जो 45 अंश का है, 45 अंश इक्वल टू DC क्या हमारा 50 माइनस एच बटे EC हमारा क्या है x। कोई दिक्कत नहीं। tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो 1 हमने रख दिया इक्वल टू क्या है 50 माइनस एच है बटे एच है ना गाइस, बटे क्या है यक्स का गुणा यक्स का गुणा 1 में होगा, यक्स हो जाएगा इक्वल टू 50 माइनस एच हो जाएगा। ठीक है, 50 माइनस एच हो जाएगा। इसको हम समीकरण फर्स्ट ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या ले लिए, 50 माइनस एच को समीकरण फर्स्ट, दिखाई नहीं दे रहा है क्या गाइस, क्या ले लिए, समीकरण फर्स्ट। अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं हम, किसको अब इस त्रिभुज को लेकर चलेंगे, ABD को दूसरे वाले त्रिभुज ABD में क्या बन रहा है, AB कोण यहाँ पर बनेगा, यानी लंब बट्टे आधार होगा। तो लंब बट्टे आधार किस में होता है, tan थीटा में, tan थीटा आपका लंब बट्टे आधार, लंब क्या आपका BC क्या D से लेकर B तक। ठीक है, या तो आप इसको डायरेक्ट मत लिखिए, या तो आप लिख सकते हैं, हाँ लिखिए DB है आपका। ठीक है, DB डायरेक्ट लिख दीजिए, DB बटे क्या हमारा AB। तो tan थीटा का मान क्या 60 अंश, तो हम 60 अंश रखेंगे इक्वल टू DB का मान, D से ले यानी मीनार की ऊंचाई कितना 50 मीटर, हमने 50 रख दिया, बटे में AB का मान x है तो हमने x रख दिया। और जो है होता है आपका 60 अंश का जो मान होता है वह होता है √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 बटा x हो जाएगा। अब x का गुणा इधर करेंगे, इधर बट्टे में 1 है। ठीक है, x का गुणा इधर करेंगे तो √में
3x हो जाएगा इक्वल टू 1 का गुणा इधर करेंगे 50 में तो 50 हो जाएगा। ठीक है, √3 को उधर भेजेंगे तो x इक्वल टू 50/√3 हो जाएगा। √3 इधर आएगा। यह जो हो गया आपका, ये किससे मिला है? ये मिला हमको किससे? ABD से, त्रिभुज। यानी इसको हम समीकरण 2 ले लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ना। तो समीकरण 2 के x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। ठीक है, लिख दीजिए समीकरण 2 के x का मान, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में यहाँ से हम रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम रख देते हैं, क्या है आपका x बराबर, समीकरण फर्स्ट क्या है? समीकरण फर्स्ट यही है, x बराबर 50 माइनस h है। यही है ना गाइस, x का मान रखना है, क्या रखना है? 50/√x, √3, 50/√3 हमने x का मान रख दिया समीकरण 2 के, x का मान रख दिया इक्वल टू, इधर क्या 50 है, इधर क्या माइनस h है। ठीक है, अब हम 50 को जब इधर भेजेंगे तो ये क्या जाएगा? बटे में जाएगा, नहीं, यह जाए प्लस माइनस में है तो यहाँ पर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो इधर आया तो 50/√3, इधर आया 50 तो माइनस में हो गया 50। ये क्या इक्वल टू h, माइनस में होगा, क्या माइनस में होगा h? क्या बात करते, नहीं, इधर जो है आपका 1 सेकेंड पहले ही हमको सही कर लेना चाहिए था, बट कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्या कर लेना चाहिए था? हाँ, पहले ही सही कर लेना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं, हम कॉमन ले लेंगे। तो इधर क्या है? माइनस h है, माइनस h। ठीक, अब देख लीजिए, इसको सीधा लिखते हैं माइनस h। ठीक है, माइनस h हम लिखेंगे इक्वल टू, इसमें से हम क्या करते हैं, इसको कोष्टक में कर लीजिए, समझ लीजिए, इसमें से आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, इसमें से जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो आपका क्या होगा? चिन्ह बदल जाएगा। तो हमने माइनस कॉमन ले लिया तो आपका जो 50 माइनस ये √3 था, ये प्लस में था, माइनस में हो जाएगा, और -50 था, ये प्लस में हो जाएगा। तो ये जब चिन्ह बदलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 50 जो प्लस में होगा, ये जो होगा माइनस में हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा? 50/√3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, माइनस से माइनस कट गया, h इक्वल टू जो हमारा हो गया वो हो गया 50 माइनस में 50/√3। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ना। तो अब देखिए, अब क्या करते हैं, एक पेज और ले लेते हैं ताकि बेहतर रहेगा हम सबको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ज़्यादा नहीं, इतने में ही हो जाएगा। तो क्या था आपका, यहाँ से सॉल्व करते हैं, h बराबर, यहाँ से देखिए हम 50 को कॉमन ले लेते हैं, तो 50 हम कॉमन ले लिए तो बचा आपका क्या है? यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा माइनस, यहाँ पर बचेगा 1/√3। सही है ना? अब देखिए, तो h बराबर यहाँ पर 50 बचा। अब √3 का इधर गुणा करेंगे, कोष्टक में ही लिखिए, √3 का जब हम इधर गुणा करेंगे तो √3 माइनस में क्या हो जाएगा? 1 बटे में क्या हो जाएगा? √3। कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत ना। अब देख लीजिए हम क्या करते हैं, अब हम सब करेंगे क्या, अब करते हैं हम सब परिमेयकरण कर देंगे। ठीक है, इतना भी आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम देख रहे हैं इतना नहीं दिया है आपका जो है आंसर शीट में, इतना आंसर नहीं दिया है, तो हम परिमेयकरण करेंगे। तो h इक्वल टू 50, इतना भी आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, x इक्वल टू 50 कोष्टक में आपका जो है क्या है, ये कोष्टक में है √3 माइनस में 1 बटे में क्या? √3। ठीक है, परिमेयकरण करेंगे तो गुणे में क्या करेंगे? √3 ऊपर बटे √3 नीचे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो h इक्वल टू 50 गुणे, जब गुणा होगा तो √3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 3 हो गया, माइनस फिर इसका 1 का गुणा होगा √3 में तो माइनस √3 हो जाएगा, बटे √3 का √3 में तो 3 हो जाएगा। और यही आंसर दिया है आपका आंसर शीट में। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, समझ में आया है कि नहीं? ठीक है, बेहतर क्वेश्चन था आपका ये भी। ठीक है गाइस, तो अगले क्वेश्चन पर हम आएंगे, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 25 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है? 15 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त
कि कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और आपका इसके बाद जो दिया है वह क्या दिया है कि पाई इक्वल टू जो दिया है 3.14 रखना है पाई का मान, कामा √3 का जो हमको मान रखना है वह रखना है इक्वल टू 1.73 है, 73 यही रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सॉल्व करते हैं हम सब। पहले देखिए इसको चित्र बनाकर सॉल्व करते हैं, बेहतर है। कहा कि 15 सेमी वाली त्रिज्या वाले वृत्त, यानी हमको क्या बनाना है, एक वृत्त बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने एक वृत्त बना लिया, कोई दिक्कत है, नहीं है दिक्कत। ठीक, ये समझ लीजिए एक वृत्त है, बिल्कुल गोला होता है, एकदम कहीं भी टेढ़ा नहीं होता, बिल्कुल गोल आकार का होता है। ठीक, ये आपका वृत्त हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका जो है क्या है, केंद्र है। केंद्र जो है यहाँ से जो है आपका क्या है, 15 सेमी त्रिज्या वाली, ये जो हमारी हो गई एक त्रिज्या हो गई कितने सेमी की, 15 सेंटीमीटर की। और जो कितने अंश का केंद्र 60 अंश का कोण बनाता है। जब कोण बनाता है तो आपका यहाँ पर भी मिला देंगे त्रिज्या को। तो यहाँ पर क्या बना रहा है, केंद्र पर 60 अंश का कोण बना रहा है, 60 अंश का। इसको भी हम मिला देंगे, क्योंकि दीर्घ और लघु वृत्त का, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए यह जो बचा हुआ है इस चाप का, जो इतना बचा हुआ है, यहाँ से देखिए ये पूरा इतना चाप का जो बचा हुआ है इतना पूरा जाता है। बट इतना से एक त्रिभुज बन गया है ना 15 सेमी त्रिज्या वाले, यहाँ 60 अंश का। तो ये जो है हमारा लघु वृत्तखंड है। ठीक है, क्या है हमारा, लघु वृत्तखंड है। और ये जो बड़ा वाला जो बचा हुआ है ये दीर्घ वृत्तखंड है। क्या हमारा, दीर्घ वृत्तखंड है, समझिएगा। ठीक है, ये जो वृत्त इतना ही जो त्रिभुज आपका बना है इतना ही बचा हुआ जो है आपका ये लघु वृत्तखंड है, और जो पूरा बचा हुआ है उसके ऊपर का वो सब दीर्घ वृत्तखंड है। ठीक है, इन दोनों को क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है, तो फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। तो पहले नंबर तो आप त्रिज्या यानी r इक्वल टू हमको क्या दिया है, हल करते हैं, जो हमको दिया वो लिख देते हैं। r इक्वल टू जो हमारा दिया है त्रिज्या हमारा 15 सेंटीमीटर, और थीटा इक्वल टू हमारा कितना दिया है, 60 दिया है, तो 60 अंश। ठीक है, हमको क्या ज्ञात करना है कि लघु वृत्तखंड को पहले ज्ञात करना। लघु तो फॉर्मूला होता है लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूरा लिख दे रहे हैं। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है वह क्या होता है, बराबर थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। उसके बाद क्या होता है, -1/2, फिर क्या होता है पाई आर स्क्वायर साइन थीटा। यही जो होता है यह होता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला। इस पर हम मान रखकर सॉल्व करना हमको पड़ेगा। ठीक है, तो जो है थीटा का मान हमारा क्या 60 अंश, तो हम रख देते हैं 60 अंश बटे क्या है 360, कोई दिक्कत नहीं है ना, 360 अंश कोई दिक्कत नहीं, गुणे पाई का मान क्या रखना है, पाई का मान हमको रखना 3.14 है, 14। ठीक, गुणे पाई आर का मान क्या रखना, आर का मान 15, तो 15 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, क्योंकि आर स्क्वायर है, फिर -1/2, फिर पाई है क्या है आपका, फिर आर है ना, यहाँ पर आर है, पाई नहीं है, यहाँ पर आर होना चाहिए, यहाँ पर आर स्क्वायर है, यहाँ पर आर स्क्वायर फार्मूले में रहेगा। तो आर क्या हमारा 15 है, तो गुणे हम क्या रखेंगे, गुणे 15 साइन, गुणे ये भी रहेगा, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, या तो गुणे कर लीजिए साइन। ठीक है, थीटा का मान 60 अंश, तो हमने 60 अंश रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जीरो से जो है हमारा एक जीरो कट गया, 6 कम 6 के 36, 1/6 यहाँ पर बचा हमारा, तो बराबर हम लिखेंगे 1/6 यहाँ पर बचा, गुणे इसको जब 3.4 को लिखेंगे 3.4। ठीक है, ओ सॉरी 14 है ना, 3.14 गुणे 15 का स्क्वायर करेंगे 225 हो जाएगा, -1/2, फिर गुणे 15 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर करिए, 15 का स्क्वायर करेंगे तो फिर 225 हमारा हो जाएगा। फिर साइन थीटा साइन 60 अंश का जो मान होता है
√3/2 होता है। क्या होता है गुड़े? √3/2 होता है। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत ना। अब देखिए अब क्या करते हैं, नहीं दिखाई दे रहा था क्या गाइस? ठीक है गाइस, दिखाई दे रहा है हम ना? ठीक है, तो इक्वल टू, अब देखिए गुणा करते हैं हम सब। देखिए 1 का गुणा 3.4 में 1 गुणे 3.14, फिर गुणे क्या होगा आपका 225 बटे में क्या हमारा 6 है तो हम 6 रख दिए। फिर माइनस में यहाँ क्या A1 का गुणा इसमें करेंगे, यानी 1 गुणे क्या हो जाएगा 225। ठीक है, फिर गुणे √3 हो जाएगा। ठीक, और इसका गुणा इसमें बटे में हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अब सॉल्व करते हैं हम सब। ठीक है, यहाँ से 1 का गुणा 3.4 में जब करेंगे तो आपका 3.4 ही मिले, सॉरी 3.4 बार बार कर रहे हैं, 3.14 है। ठीक है, और 3.14 का 225 में जब आप गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है गाइस, तो क्या करेंगे 1 का गुणा 3.14 में करेंगे तो 3.14 मिलेगा। फिर क्या करते हैं 225 में गुणा करेंगे 3.14 का, तो हमारा मिल जाएगा कितना? 706.5 मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 706.5 मिल जाएगा। बटे में क्या हमारा 6 है तो हम 6 रखेंगे, माइनस। अब देखिए क्या है हमारा, ये क्या है 1 का गुणा 225 में 225 हो जाएगा। ठीक है, 225 गुणे ये √3 का मान क्या रखने के लिए कह रहा था, 1.73 रखना है ना, तो हम गुणे 1.73 रख दिए। कोई दिक्कत, बटे में कुछ नहीं 4। ठीक है, अब देखिए 706.5 बटे में क्या है आपका 6 है। कोई दिक्कत नहीं, माइनस इसका जब हम गुणा करेंगे 225 का 1.73 में तो हमारा मिल जाएगा 389, यानी 389.25 मिलेगा। बटे में 4 तो बटे में 4। अब देखिए इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 6 और 4 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो आपको 12 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 12 ही मिलेगा। 12 तो नहीं मिलेगा, हाँ ठीक 12 ही मिल जाएगा। निकाल कर देख सकते हैं। 6, 4 का एलसीएम अगर हम निकालते हैं तो क्या मिलेगा? 2 से पहले काटेंगे, 2 3 6, 2 दूना 4। ठीक, फिर 2 से 2 1 कम 2 3 बचा है आपका, 3 1 कम 3 कट जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। ठीक है, जो है आपका 2 दूना 4, 4 3 12, इसका जो मिलेगा एलसीएम जो मिलेगा 12 ही मिलेगा। और 12 का गुणा जब 6 से जब हम भाग डालेंगे 12 में तो 2 बार जाएगा, और 2 का गुणा 706.5 में हम करते हैं। ठीक है, ठीक है गाइस, तो इसका एलसीएम नहीं निकालेंगे हम सब। एलसीएम निकालेंगे तो गलत आएगा आपका आंसर। ठीक है, 706.5 में हम 6 से भाग दे देते हैं तो आपका आएगा 117.75। ठीक है, 117.75 आएगा। ठीक, माइनस 4 से हम जब भाग डालेंगे 389.25 में तो आएगा 9, यानी 97.31, यानी 31 नहीं कहते, 3125 आएगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है गाइस? अब देखिए 117.75 में से 97.3125 जब घटाएंगे हम सब तो हमको मिलेगा क्या? बराबर मिलेगा। ये बराबर करके दिख सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। बराबर क्या मिलेगा आपको? 20.4375, यही आपका आंसर भी होगा। ठीक है, ठीक है गाइस, थोड़ा दिक्कत हुआ है बट हम लोग समझ लिए हैं बेहतर तरीके से। ठीक है, इसके बाद जो निकालना होगा दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना। इसका दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं हम सब। ठीक है, ठीक है गाइस, तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल हम सब निकालते हैं। दिखाई दे रहा है आपको ना? तो दीर्घ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है आप सबको? 1 सेकेंड। दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला जो होता है आपका, ठीक है गाइस, तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल जो होता है आपका फॉर्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस, ठीक है, वृत्त का, दिखाई दे रहा है, क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस क्या होता है? लघु वृत्त का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ठीक, लघु
वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, मान को रख दीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर हमने रखा माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल हमको क्या मिला, 20 दशमलव क्या मिला है, दिखाई दिया 20.4375 यही मिला है ना। आप देख लीजिए लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल यही मिला है, यही मिला है ना गाइस। यही आंसर मत लिखिए, आपका लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाल, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल हम सब निकाल रहे हैं। तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल का हम मान रख दिए। अब बहुत ही आसानी से ज्ञात हो जाएगा। पाई का मान दशमलव रखना है 3.14 रखना है, गुणे आर का मान क्या है 15, तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 15 स्क्वायर माइनस 20.4375। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ना। तो अब देखते हैं 3.14। ठीक है, गुणे 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 हो जाएगा, माइनस में 20.4375। ठीक है, अब देखिए 3.14 का आप गुणा करते हैं, 3.14 का जब गुणा करेंगे 225 में, ठीक है गाइस, तो 3.14 का अगर गुणा करेंगे 225 में तो आपको मिल जाएगा 706.5 मिलेगा। ठीक है, माइनस क्या आपका 20.4375। जब इतना में से आप घटाएंगे 706.5 में से 20.437 जब घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा 68। ये बराबर करके लिखना चाहिए था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या मिल जाएगा आपको 686.0625 मिल जाएगा, यही मिलेगा ना आपका। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है गाइस, अब इसके बाद जो हम सब क्वेश्चन करेंगे वो 25 का अथवा क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करना हम सबको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का अथवा है। ठीक है, यानी 25 क्वेश्चन कर लिए हैं, उसका अथवा भी एक क्वेश्चन दिया, उस क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते। क्या कर रहा है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर अर्धगोला निकालकर एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेमी और आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, एक लकड़ी के एक ठोस बेलन, तो हम एक बेलन बना लेते हैं, समझ लीजिए लकड़ी का ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने बना लिया एक बेलन। बेलन किस आकार का होता है, इसी आकार का होता है। ये हमारा बन गया एक बेलन। बेलन बन गया लकड़ी का, समझ लीजिए। क्या कर रहा है, प्रत्येक सिरे पर अर्धगोला निकाल कर, यानी प्रत्येक सिरे पर, यही सिरा है ना आपका, इसका हम अर्धगोला निकाल देते हैं। ठीक, यही अर्धगोला, और इसका भी अर्धगोला समझ लीजिए निकाल देते हैं। ठीक है, यही है अर्धगोला, समझिएगा, अर्धगोला यही है आपका। ठीक है, अर्धगोला। ठीक है गाइस, ये जो होता है गोला होता है ना पूरा, तो ये अर्धगोला हो गया, इतना अर्धगोला हो गया। निकाल कर एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई, यानी बेलन की ये टोटल ऊंचाई जो है, ऊंचाई क्या है एच से जिसको डिनोट करते हैं, क्या है हमारा 10 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या, यही आपका आधार है, आधार की त्रिज्या जो है हमारा 3.5, इसको आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, 3.5 सेमी। इस वस्तु का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो दिया है उसको हम पहले लिख लेंगे, उसके बाद हम सब ज्ञात कर लेते हैं बहुत ही आसानी से। हमको दिया है क्या, हमारा दिया है क्वेश्चन में क्या दिया है, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या हमारा, जिसको त्रिज्या को हम किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं ना गाइस, आर से डिनोट करते हैं। तो आर क्या हमारा, आर इक्वल टू है, समझ लीजिए क्या है 3.5 है, 3.5। उसके बाद जो है बेलन की ऊंचाई
बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई को एच से डिनोट करते हैं। ऊंचाई क्या, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ना। इसके बाद जो हमको सॉल्व करना है, इसी अब बने वस्तु का संपूर्ण क्षेत्रफल, तो इसी प्रकार हम बने क्या कर रहा है, तो इस वस्तु का संपूर्ण क्षेत्रफल हम लिखते हैं, इस वस्तु का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होगा, वस्तु का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होगा आपका बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल गुणे नहीं प्लस होगा, प्लस 2 गुणे 2 अर्धगोला, 2 अर्धगोला, ठीक है। 2 अर्धगोला है, देखिए इसमें 2 अर्धगोला है, ठीक है, और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ेंगे हमारा वस्तु का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो बराबर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच होता है, प्लस 2 गुणे जो अर्धगोले का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, तो वह होता है क्या, अर्धगोले, यहाँ पर नहीं लिखे हैं, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लीजिएगा, क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है आपका अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का, 2 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। इस पे मान को रखिए बराबर 2 ऐसे ही रहेगा, गुणे पाई का मान 22/7 होता है, 22/7 रख दिए, गुणे एच का मान 10 है तो 10 हम रख दिए, प्लस 2 गुणे आपका 2 गुणे पाई का मान 22/7 रख दिए, और आर का मान है, आर स्क्वायर है क्या गाइस, आर स्क्वायर है, हाँ ठीक है, तो गुणे हमारा 3.5, आर का मान, आर स्क्वायर है तो हम 3.5 गुणे 3.5 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ से देख सकते हैं कुछ गलत किए हैं क्या, हाँ यहाँ पर गलती तो हो गया, आर का मान तो रखे ही नहीं, आर का मान तो 3.5 रखना था, पूरा काट दें। अब बताइए, अब मान लीजिए गलती हो गया तो क्या कर सकते हैं, पूरा काटना ही पड़ेगा। सोच रहे हैं बोर्ड एग्जाम में गलती हो जाए तो क्या करेंगे, तो बाबू क्या करना पड़ेगा, काटना ही पड़ेगा ना, क्या कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा इरेजर नहीं, ज़्यादा नहीं काटना रहता, उसमें थोड़ा सा काट देना रहता है, ठीक है। इसे मान रखते हैं बराबर 2 पाई का मान 22/7 हमने रखा, गुणे आर का मान जो है, आर का मान 3.5 है, 3.5 रख दिए, गुणे एच का मान 10 तो हम 10 रख दिए, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 2 गुणे पाई का मान जो है 22/7 हमने रख दिया, गुणे इसका आर स्क्वायर, आर का मान 3.5 है तो आर स्क्वायर है तो 3.5 गुणे हम लिख देते हैं 3.5, आर स्क्वायर का हो गया, समझ लीजिए। 7 से जो है 3.5 कट जाएगा, 0.5 मिलेगा, 7 से जो 3.5 कटेगा 0.5 मिलेगा। ऊपर देखिए क्या बचा, इसमें 2 गुणे आपका 22 गुणे 0.5 गुणे 10 बचा, प्लस यहाँ पर क्या बचा 2 गुणे 2, ठीक है, और गुणे आपका 22 गुणे ऊपर बचा 0.5 गुणे 3.5। इसका जब गुणा करेंगे तो आपको देखिए क्या मिलेगा, 2 का गुणा 44 में करेंगे, 2 का गुणा 22 में करेंगे 44, तो 44 गुणे 0.5 गुणे 10 हो गया, प्लस 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है 22 है, गुणे 22 गुणे क्या है आपका 0.5 है, फिर गुणे 3.5 है, यही है ना, कोई दिक्कत नहीं। जब इस तीनों का टोटल जब गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 220 बराबर 220, प्लस इसका जब गुणा करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 220 यह मिल गया, और इसका जब टोटल गुणा करेंगे आप तो आपका 88, और फिर उसका आधा हो जाएगा फिर 44, तो आपको मिल जाएगा, टोटल जब गुणा करेंगे तो आपको 154 मिल जाएगा, कितना 154, और इन दोनों को जोड़ेंगे बराबर तो 300
74 सेमी स्क्वायर हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो आपका सेट 1 के जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन क्या हो गए, अनसॉल्व के सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है गाइस, अब हम सब सॉल्व करेंगे जो है सेट 2 के क्वेश्चन को। देख सकते हैं आप सेट 2 को। अब सेट 2 को स्टार्ट करने वाले हैं, बट आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे उतना जल्द ही हम सब अनसॉल्व को पूरा कंप्लीट सॉल्व कर लें। ये आपका इसमें 2024 से लेकर 2019 तक क्वेश्चन दिया है, तो अगर सभी सेट अगर आप सब तैयार कर लेते हैं एक एक क्वेश्चन को, तो आपका कंफर्म नंबर तो पूरा कंफर्म ही मिलने वाला है। क्योंकि इसमें से ऐसा हो सके कि क्वेश्चन ना मिले, सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे अनसॉल्व से। ठीक है, तो सेट 1 को हम सब पूरा सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो एक बार जो है आप क्या करिए, कमेंट कर दीजिए हमारे पास। ठीक है, जो भी आपको कमेंट करना है कमेंट कर दीजिए और इस वीडियो को यहीं लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, जिससे हमको सपोर्ट मिलेगा आप सब के लिए और बेहतर हम सोचते हैं तैयारी कितना बेहतर करा दें, बट आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम सब अगले वीडियो में जो है किससे मिलेंगे, अगर अनसॉल्व से मिलेंगे तो सेट 2 के साथ मिलेंगे। ठीक है, अगर हम सब राजीव प्रकाशन जी के बुक से मिलेंगे तो उसमें से जो सॉल्व कराना उसको सॉल्व कराएंगे। ठीक है।